सभी विद्यार्थियों और मित्रों को नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 35 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज जिस विषय बिंदु पर हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं उस विषय बिंदु का शीर्षक है 1757 से 1857 ईस्वी के बीच हुए जन विद्रोह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत की राजनीतिक आधिपत्य की स्थापना का प्रारंभिक बिंदु था। और प्रारंभिक बिंदु ये इसलिए था क्योंकि 1757 ईस्वी में 23 मार्च 1757 ईस्वी में जो प्लासी की लड़ाई हुई वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुई। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को एक षड्यंत्र के माध्यम से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पराजय है वो युद्ध के मैदान में दी जाती है और इसी के साथ बंगाल के संसाधनों पर, बंगाल की अकूत संपदा पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य की, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अतिक्रमण की शुरुआत है वो हो जाती है। बाद में 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध की चरम परिणति अर्थात जिस प्रक्रिया की शुरुआत 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू की थी, उसकी चरम परिणति के रूप में हम बक्सर के युद्ध को हम पहले के व्याख्यानों में देख चुके हैं। बक्सर के युद्ध में 3 भारतीय शक्तियों की एक सम्मिलित सेना को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि सेना के द्वारा, जो कि यूरोपीय पैमाने पर प्रशिक्षित सेना थी, उसके द्वारा पराजित कर दिया जाता है। और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध के बाद में जो इलाहाबाद की संधियां होती है उसके माध्यम से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को वैधानिक रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार है वो मिल जाता है। प्रारंभ में 1765 से 72 ईस्वी तक बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था स्थापित की जाती है और 1772 ईस्वी में बंगाल का जो प्रत्यक्ष शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो संभाल लेती है। तो हमने यहाँ पर जिस अपने व्याख्यान में जो प्रारंभ की है तिथि और जिस काल अवधि को हमने लिया है उसकी ओर मैं आपका ध्यान है वो आकर्षित करना चाहूँगा। मैंने अपने इस व्याख्यान को प्रारंभ करूँ इससे पहले मैं इस काल अवधि के जो मैंने जो बाउंड्री खींची है 1757 और 1857, इसके बीच की काल अवधि को ही मैंने क्यों लिया है इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी जानकारी है वो साझा कर दूं। 1757 वो साल था जब प्लासी की लड़ाई के माध्यम से बंगाल के संसाधनों पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार की एक अप्रत्यक्ष शुरुआत होती है। और 1857 का साल वो साल था जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को या भारत में ब्रिटिश हुकूमत को भारतीयों की तरफ से एक सशक्त चुनौती का सामना करना पड़ा। और 1857 का विद्रोह, जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहासकारों की अलग अलग धाराएं, उसको कोई सैनिक विद्रोह के नाम से जानती है, कोई एक महान हलचल कहती है, राष्ट्रवादी इतिहासकारों के द्वारा उसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष है वो कहा जाता है। ये विद्रोह 1857 का क्या था, इसकी हम जब 1857 के विद्रोह से संबंधित व्याख्यान पर आएंगे तब हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिरकार ये क्या था। लेकिन 1857 में जो विद्रोह हुआ, जो सैनिक क्रांति हुई, जिसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, उसने ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक सशक्त चुनौती पेश की। और वो इतनी भयंकर चुनौती थी कि एक समय के ऐसे लगने लगा था कि भारत में से ब्रिटिश शासन है वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन अंतिम परिणाम है 1857 के विद्रोह का, वो अंग्रेजी हुकूमत के पक्ष में चला जाता है। यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं कि 1757 से और 1857 के बीच हुए जन विद्रोह, तो 1757 में जब प्लासी की लड़ाई में जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय हासिल होती है और 1857 ये 100 साल की अवधि का समय वो था जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक शक्तियाँ थी, क्षेत्रीय राज्य थे, उनको एक एक करके पराजित किया। और पराजित करने के बाद में उनको प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में वो लेकर के आई। बहुत सारा इलाका ऐसा था, यानी करीब 60% इलाका ऐसा था समस्त भारतीय उपमहाद्वीप का जो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासित था, और 40% इलाका वो था जिन्होंने ब्रिटेन की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। 1757 से जो ब्रिटिश आधिपत्य की स्थापना की जो शुरुआत होती है वो 1856 ईस्वी में अवध के अधिग्रहण के साथ अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। इस 100 साल की काल अवधि में ऐसा नहीं है कि यहाँ के जो पदच्युत किए गए स्थानीय शासक है, जमींदार है, परंपरागत कुलीन वर्ग है, किसान है, आदिवासी है,
या इस अंग्रेजी औपनिवेशिक अर्थतंत्र से जो लोग भी प्रभावित हुए, उन्होंने सहर्ष इस ब्रिटिश शासन और इसकी आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। भारत के अलग अलग क्षेत्रों से भी 1757 से ही और 1857 ईस्वी के बीच में शायद ही ऐसा कोई साल रहा होगा, शायद ही ऐसा कोई दशक रहा होगा जब ब्रिटिश हुकूमत को कोई एक बहुत बड़े विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन ये विद्रोह अपनी प्रकृति में स्थानीय प्रकृति के थे। इनके साथ जो लोग थे वो उनकी स्थानीय समस्याएं थी, और जब स्थानीय समस्याओं के शोषण के कारण से जब वो अपना जीवन, अपनी आजीविका ठीक ढंग से संचालित नहीं कर पाए, तो उन्होंने विरोध, प्रतिकार और हिंसा के माध्यम से अपने सामाजिक असंतोष की, अपने प्रतिकार की अभिव्यक्ति है वो की। तो 1757 से 1857 ईस्वी के बीच में ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियों के कारण उसका जो पूरा का पूरा औपनिवेशिक अर्थतंत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए जो स्थापित किया गया था, उसमें विभिन्न प्रकार के हित समूहों के द्वारा, यानी किसी न किसी साल में, किसी न किसी दशक में एक बहुत बड़े विद्रोह को अंजाम दिया गया, या एक स्थानीय स्तर पर उस प्रकार की घटना है वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ देखने को मिलती है। तो आज का हमारा पूरा का पूरा व्याख्यान है वो इसी पर केंद्रित है कि 1757 से 1857 ईस्वी के बीच में कौन कौन से जन विद्रोह हुए, उन जन विद्रोह का स्वरूप क्या था, इसमें भाग लेने वाले लोग कौन थे। इसको आज के हम इस व्याख्यान के माध्यम से हम इसकी एक प्रारंभिक जानकारी है वो प्राप्त करेंगे, और अगले व्याख्यान में हम पर्टिकुलरली ये देखेंगे कि आदिवासियों ने जो 1757 से 1857 ईस्वी के बीच में जो जन विद्रोह है उनको अंजाम दिया, वो किन किन क्षेत्रों में और किस किस साल हुआ। उसके अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे 1757 से 1857 ईस्वी के बीच हुए किसान आंदोलनों के बारे में। तो आज का हमारा ये व्याख्यान है 1757 से 1857 ईस्वी के बीच जो जन विद्रोह है उसके कारणों पर, उसके वर्गीकरण, उसके स्वरूप और उसकी विशेषताओं पर केंद्रित है। तो आज हम इस व्याख्यान को कुछ बिंदुओं के माध्यम से एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1757 से 1857 ईस्वी के बीच हुए जन विद्रोह का बैकग्राउंड आखिरकार क्या था, उसकी पृष्ठभूमि को हम किस प्रकार से देख सकते हैं। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि 1757 से 1857 ईस्वी के बीच में जो विभिन्न प्रकार के जन विद्रोह हुए, साल दर साल इस प्रकार की जो घटनाएं देखने को मिली, उन जन विद्रोह के पीछे क्या कारण जिम्मेदार रहे। तीसरे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि जन विद्रोह का वर्गीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। चौथे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि इन जन विद्रोह का स्वरूप क्या था, अर्थात इनको हम किस रूप में देख सकते हैं। ब्रिटिश हुकूमत ने जब लोगों के असंतोष को किस रूप में देखा, किस रूप में सरकारी दस्तावेजों में उन्होंने संकलित किया, और भारत के जो इतिहासकार थे उन्होंने इन जन विद्रोह को किस रूप में देखा, इसकी बात हम चौथे बिंदु के अंतर्गत करेंगे। पांचवें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि इस जन विद्रोह की विशेषताएं क्या थी। अगर हम इसकी सैलिएंट फीचर की बात करें, इसकी कॉमन फीचर की बात करें, तो इन जन विद्रोह को हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं। साथ ही बात होगी कि 1757 से 1857 ईस्वी के बीच जो जन विद्रोह बड़े पैमाने पर हुए, अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय पर हुए, अलग अलग प्रकृति के थे, अलग अलग स्वरूप थे, अलग अलग प्रकार के उनके प्रभाव पड़े, उन जन विद्रोह की क्या लिमिटेशंस थी, क्या सीमाएं थी, क्या उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को अपनी नीतियों को परिवर्तित करने के लिए बाध्य किया, इसकी हम पड़ताल है छठे बिंदु के अंतर्गत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं कि 1757 से 1857 ईस्वी के बीच हुए जन विद्रोह की पृष्ठभूमि आखिरकार क्या थी। जन विद्रोह की पृष्ठभूमि की हम बात कर रहे हैं। ये जन विद्रोह की पृष्ठभूमि हम 1757 से 1857 ईस्वी के बीच में जन विद्रोह के बैकग्राउंड में आखिरकार क्या तत्व काम कर रहा था। जब हम जन विद्रोह 1757 से 1857 ईस्वी के बीच के जन विद्रोह की बात करते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश शासन की स्थापना की जो इनिशियल शुरुआत 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध से शुरू हुई, उसकी चरम परिणति 1856 ईस्वी में अवध के अधिग्रहण के साथ है वो देखने को मिलती है। और भारत का करीब 60% हिस्सा ऐसा था जो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासित नियंत्रण में था, और बाकी का 40% इलाका है वो अधीनस्थ
रियासतों के रूप में थी जिन्होंने ब्रिटेन की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। तो ब्रिटिश शासन की स्थापना, ब्रिटिश शासन ने जब यहाँ पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया तो उनका एक ही उद्देश्य था कि ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए भारत के समस्त संपदा का, इसके संसाधनों का, इसके कारीगरों का और इसके कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाए। और चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटेन में उस समय औद्योगिक क्रांति भी प्रारंभ हो चुकी थी, तो ब्रिटिश शासन ने जो भी भारत में प्रशासनिक सेटअप किया, न्यायिक सेटअप किया या भू राजस्व नीतियां लागू की या पुलिस और सेना का संगठन खड़ा किया, उन सब का एक सम्मिलित उद्देश्य था भारत के आर्थिक संसाधनों का ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करना। इससे भारत के जो परंपरागत जन समुदाय है, चाहे वो किसान हो, चाहे आदिवासी हो या प्रशासकीय अधिकारी और परंपरागत कुलीन वर्ग है, सभी लोग हैं वो प्रभावित हुए। उनकी जीविका पर एक संकट आन पड़ा। उनकी परंपरागत सभ्यता और संस्कृति, परंपराएं और रीति रिवाज और जिस सामाजिक सामुदायिकता के बंधन में वो एक दूसरे से बंधे हुए थे, वो इस ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के कारण से प्रभावित हुई। तो इन जन विद्रोह की पृष्ठभूमि में जो सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा जो तत्व जो नजर आता है, वो है ब्रिटिश शासन की स्थापना और इससे उत्पन्न विभिन्न कारणों के चलते, यानी शोषणकारी व्यवस्था के कारण ये जन विद्रोह है वो देखने को मिलते हैं। अपदस्थ शासकीय अधिकारी, परंपरागत कुलीन वर्ग ने इन विद्रोह का ये विद्रोह किया या इन विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया, क्योंकि हर विद्रोह में हम देखेंगे ज्यादातर वो परंपरागत कुलीन वर्ग ने स्थानीय लोगों को माध्यम से अपने, जब उनके अधिकार छीन लिए गए, जब उनके शासन करने के अधिकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको वंचित कर दिया, तो ये अपदस्थ शासकीय अधिकारी हो या परंपरागत कुलीन वर्ग में हम विभिन्न प्रकार के जमींदार, स्थानीय स्तर पर टैक्स वसूल करने वाले जो परंपरागत कुलीन वर्ग था, माल गुजार का जो संग्राहक था, उसने इन लोगों के, स्थानीय लोगों के असंतोष को अभिव्यक्ति दी और उन्होंने उनको नेतृत्व प्रदान किया। किसानों के विद्रोह में इस प्रकार की चीज है वो देखने को मिलेंगी जब हम आगे इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से आदिवासियों के विद्रोह भी इसमें जन विद्रोह के रूप में देखने को मिलते हैं। लेकिन इन ज्यादातर विद्रोह को अगर हम देखें कि 1757 से और 1857 ईस्वी के बीच में जो जन विद्रोह हुए, इनका जो उद्देश्य था कि जब हम बड़े विस्तार से इनको पढ़ेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इनमें से किसी भी जन विद्रोह का ये उद्देश्य नहीं था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो अपना एक बहुत बड़ा शत्रु मान रहे हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन को समाप्त करना उनका उद्देश्य था। उनका उद्देश्य इतना बड़ा नहीं था, क्योंकि इसमें देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के किसान, आदिवासियों के विद्रोह या किसी अपदस्थ शासकीय अधिकारी या परंपरागत कुलीन वर्ग ने भी कोई विद्रोह किया जिसमें जन समुदाय की सहभागिता से वो जन विद्रोह का रूप धारण कर लेता है, तो उनका सिर्फ यही उद्देश्य थे कि उनके जो परंपरागत शासकीय अधिकार थे या परंपरागत जमीन पर जो अधिकार थे या उनकी परंपरागत जो मान्यताएं, परंपरागत संसाधनों का जो उपयोग करते आ रहे थे, सिर्फ उन संसाधनों का उपयोग करने में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी है वो ब्रिटिश हुकूमत नहीं करे, वो शोषणकारी तंत्र है वो नहीं करे। बाकी भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बरकरार रहे या नहीं रहे, इससे उनका कोई वास्ता नहीं था। तो ज्यादातर जो ये विद्रोह है वो अपनी परंपरागत व्यवस्था की पुनः स्थापना से संबंधित थे, साथ ही अपने समाज में और अपने सामाजिक ढांचे में जो थोड़ी बहुत विकृति आ गई थी उनमें सुधार से भी संबंधित थे। लेकिन इनका कोई क्रांतिकारी उद्देश्य नहीं था कि वो भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना चाहते थे या ब्रिटेन की सत्ता के शासन को वो स्वीकार नहीं करना चाहते थे। सिर्फ उनका यही कहना था कि हमें हमारी परंपरागत जीवन शैली, परंपरागत जीवन मूल्यों के साथ, परंपरागत शासकीय जो ढांचा है उसके साथ हमें जीवन यापन करने दीजिए। जब उनके इस मामले में ब्रिटेन ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए हस्तक्षेप किया, तब जाकर के इन लोगों ने स्थानीय स्तर पर स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में विभिन्न प्रकार के विद्रोह के माध्यम से अपने असंतोष है उसको अभिव्यक्ति प्रदान की। तो ये तो होगी इस जन विद्रोह की पृष्ठभूमि की बात। अब हम इस अगर जन विद्रोह के कारणों की बात करें कि आखिरकार ये जन विद्रोह क्यों हुए थे, तो अगर हम 1757 से और 1857 ईस्वी के बीच जो जन विद्रोह हुए, यानी ब्रिटिश शासन के विरोध में जो आंदोलन हुए स्थानीय स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ईयर में जो विरोध आंदोलन हुए, उनके अगर हम कारणों की पड़ताल करें तो वो कारण बिल्कुल स्पष्टता हमारे सामने नजर आते हैं। उनमें हम कह सकते हैं कि इन जन विद्रोह के पीछे प्रशासनिक और राजनीतिक कारण जिम्मेदार थे, इसके अलावा आर्थिक कारण भी इनके पीछे जिम्मेदार थे और सामाजिक और सांस्कृतिक कारण है वो भी इनके पीछे जिम्मेदार थे।
अब हम ये समझ लेते हैं कि प्रशासनिक और राजनीतिक कारण इन जन विद्रोह के पीछे किस प्रकार से जिम्मेदार थे। क्योंकि जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की एक एक करके क्षेत्रीय शक्तियों पर अपना प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन स्थापित किया, सैनिक कौशल के माध्यम से या सहायक संधि की प्रथा के माध्यम से उन पर अपना शासन स्थापित किया, उस क्षेत्र के शासन स्थापित किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस संबंधित क्षेत्र के शासक को या तो सत्ता से पदच्युत कर दिया, सत्ता से बेदखल कर दिया, या नाम मात्र का राजा बना करके या नाम मात्र का शासक बना करके रखा। और नाम मात्र का शासक बनाए रखने से जब ईस्ट इंडिया कंपनी का और अंग्रेजों का शासन किसी संबंधित क्षेत्र में स्थापित हो गया, तो उस राजा के इर्द गिर्द पलने वाले बहुत सारे प्रशासकीय और अधिकारी वर्ग है। क्योंकि जब राजा की सत्ता चली गई, जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही उस क्षेत्र पर शासन करना था, तो परंपरागत भारतीय अधिकारी, प्रशासनिक वर्ग और कुलीन वर्ग है, उसकी आवश्यकता है वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं थी। क्योंकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहे न्यायिक व्यवस्था के लिए हो, चाहे पुलिस व्यवस्था के लिए हो, चाहे सैन्य व्यवस्था के लिए हो या प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, उसने अपना एक अधिकारी और एक कर्मचारियों का वर्ग है वो खड़ा कर दिया था। तो जब भी किसी स्थानीय शक्ति को पराजित किया गया, स्थानीय शक्ति के राज्य का अधिग्रहण किया गया या उसके शासक को एक नाम मात्र का बना करके उसके सारे प्रशासकीय, उसके सारे राजनीतिक, सारे न्यायिक अधिकार है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हस्तगत कर लिए, तो हस्तगत करने का ये परिणाम हुआ कि बहुत सारे जो अधिकारी और प्रशासकीय वर्ग है वो बेरोजगार हो गए। अधिकारी और प्रशासकीय वर्ग न केवल बेरोजगार हुए, अभी तो परंपरागत जो मालगुजारी वसूल करने वाला कुलीन वर्ग था, जिसमें जमींदार वर्ग का नाम आता है, जागीरदार वर्ग का नाम आता है, या स्थानीय बड़े स्तर के जो भूस्वामी थे, उनको जब उनके अधिकारों से बेदखल कर दिया गया और तो उन्होंने अपने एक विरोध की अभिव्यक्ति, जिन लोगों के ऊपर वो शासन करते थे, क्योंकि प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी वर्ग, मालगुजारी वसूल करने वाले लोग किन के ऊपर शासन करते थे? वो किसानों के ऊपर शासन करते थे, वो गाँव के लोगों के ऊपर शासन करते थे। तो इन्होंने इन लोगों की सहभागिता से ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने विरोध है उसकी अभिव्यक्ति की। तो प्रशासनिक और राजनीतिक कारण है, उन्होंने एक प्रकार से मैं कहूँ कि राजनीतिक जो शून्य की स्थिति पैदा हो गई थी, जो भारतीय परंपरागत शासक और अधिकारी और प्रशासकीय वर्गों को बेदखल कर दिया गया था, जब उनको रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ, तो उन्होंने भारतीय जन समुदाय के माध्यम से, भारतीय जन समुदाय में यहाँ पर इसका व्यापक संदर्भ नहीं समझा जाए, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि स्थान विशेष का अगर किसी शासक की सत्ता को अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हस्तगत किया है, तो उस स्थान विशेष के शासक के जो अधिकारों का समर्थन करने के लिए वहाँ के संबंधित किसानों ने, वहाँ की जनता ने उसका साथ दिया। तो जन विद्रोह के पीछे बहुत बड़ा जो कारण है वो प्रशासनिक और राजनीतिक कारण था। इसके अलावा आर्थिक कारण, जैसा कि मैंने कहा कि ब्रिटेन ने और ब्रिटिश सरकार की बात करें या अंग्रेजी शासन या ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन, बात एक ही है। तो इन्होंने जब भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की और भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपनी प्रशासनिक नीतियां लागू की, तो उनका यहाँ पर एक ही उद्देश्य था कि भारत के संसाधनों का ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दोहन किया जाए। हमने मालगुजारी से संबंधित नीतियों में देखी कि मालगुजारी का भी संबंधित अलग अलग नीतियों को लागू करने का उनका एक ही उद्देश्य था कि भारतीय लोगों से ज़्यादा धन की वसूली की जाए, और धन की वसूली उनकी ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को गति देने के लिए आवश्यक थी। इसके अलावा उनके जितना भी सैन्य व्यवस्था है, पुलिस संगठन है, न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक सेटअप, वो भारत की आर्थिक संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करने के लिए स्थापित की गई थी। तो ये आर्थिक कारण थे। जब लोगों को लगा, क्योंकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसानों से ज़्यादा लगान की मांग की, इसी प्रकार आदिवासी जिनको अपनी जल, जंगल और ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार थे, उनको झूम खेती करने का जो अधिकार मिला हुआ था, वनों के संसाधनों पर उनका परंपरागत अधिकार और एक दावा रहता था, प्रकृति प्रदत्त उनका जो दावा था। जब ब्रिटिश हुकूमत ने जब जंगल के संसाधनों पर भी इन आदिवासियों को उनके अधिकारों से बेदखल करते विभिन्न प्रकार के वन कानून बनाए, और उसको भी उन क्षेत्रों से भी लोगों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश हुकूमत ने, अंग्रेजी सरकार ने बहुत सारे धन की मांग की और उनके लिए बेकार करने के लिए कहा, तो आदिवासियों की जीवन शैली में एक प्रकार से अतिक्रमण था और आदिवासी ने इससे पहले इस प्रकार की जीवन शैली है वो नहीं देखी। तो ये आर्थिक कारण थे, ये जिन्होंने एक प्रकार से 1757 से 1857 ईस्वी के बीच में विभिन्न प्रकार के जन विद्रोह को जन्म दिया, क्योंकि किसानों से जब ज़्यादा टैक्स की मांग की गई, और जब कई बार लगता था कि किसान पहले भी टैक्स देते थे, लेकिन टैक्स को उस बेदर्दी के साथ, उस निर्दयता के साथ नहीं वसूल किया जाता था,
और जो कि किसानों से टैक्स वसूल करने वाले ज़्यादातर परंपरागत भूस्वामी कुलीन वर्ग होते थे, जिनमें जमींदार, जागीरदार इस प्रकार के लोग होते थे। जमींदार और जागीरदार है जो भारत के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले कभी भी भारत में विभिन्न प्रकार के राजवंश रहे, उनके द्वारा जो टैक्स की वसूली की जाती थी, जो लगान की वसूली की जाती थी, इतनी निर्दयता के साथ नहीं की जाती थी। अगर किसान किसी कारण से टैक्स नहीं दे पाता था तो परंपरागत जो भूकुलीन वर्ग है, जमींदार और जागीरदार या मालगुजारी वसूल करने वाला जो वर्ग था, वो उसकी किसान के साथ एक लंबे समय का रिश्ता है वो बना आया था और उनका एक प्रकार से उनके बीच में संबंधों में बंधुता की भावना है वो प्रबलता से विद्यमान थी। और कभी भी किसान को जमीन से बेदखली नहीं किया। अगर किसान संकट में पड़े तो जमींदार और जागीरदारों ने संकट के समय उनकी मदद की। लेकिन अब एक नया अर्थतंत्र है वो भारत में स्थापित हो चुका था, जहां पर जमींदार और जागीरदारों को ही परंपरागत जो जमींदार और जागीरदार थे, जिनके गांवों के लोगों के साथ, किसानों के साथ में जिनके एक अच्छे संबंध स्थापित हो गए थे, जो किसानों के दुख दर्द को समझते थे, उनके स्थान पर अनुपस्थित जागीरदार आए। ये ऐसे लोग आए जिन्होंने जमीन की जब नीलामी की गई तो जमीन को इन्होंने खरीद लिया पैसे के दम पर। अब इनको किसानों के साथ में किसी भी प्रकार की कोई हमदर्दी नहीं थी। लोग किस कष्ट में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसके संदर्भ में भी इनकी किसी भी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं थी। इन्होंने बड़ी निर्दयता पूर्वक गाँव में लोगों से लगान वसूली की और लगान वसूली की तो लोगों को लगा कि हमारी परंपरागत जो व्यवस्था है वो ज़्यादा ठीक है। तो इन किसानों ने अपने स्थानीय जमींदार, जागीरदार, प्रशासकीय अधिकारी वर्ग के नेतृत्व में विभिन्न प्रकार के विद्रोह को अंजाम दिया और कुछ आंदोलनों में जब उनको तो उन्होंने स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के नेता है वो पैदा किए जो कि उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर सके। तो ये आर्थिक कारण थे इस जन विद्रोह के। इसके अलावा कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी जिम्मेदार रहे। सांस्कृतिक कारण ज़्यादातर आदिवासियों के संदर्भ में जिम्मेदार रहे और इसी प्रकार गाँवों का जो सामाजिक ताना बाना है, नई अंग्रेजी आर्थिक नीतियों के कारण से गांव का जो सामाजिक ताना बाना है वो बिखर गया था। जमीन को बेचने की वस्तु बना दिया गया था और अनुपस्थित जमींदारों का गांव में प्रवेश हो गया था, जो किसानों के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार करते थे, लोगों के साथ निर्दयता से पेश आते थे। अब एक ऐसा प्रशासकीय और अधिकारी वर्ग आ गया था जिसकी जनता के साथ में किसी भी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं थी। उसका ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्य भारत के आर्थिक संसाधनों का दोहन करना था, उनका शोषण करना था। तो अलग अलग इलाकों से, अलग अलग कारणों से इस सामाजिक असंतोष की अभिव्यक्ति है विरोध और जन विद्रोह के रूप में देखने को मिलती है। तो जब हम जन विद्रोह की बात कर रहे हैं तो जन विद्रोह के जो कारण है वो हमें नजर आते हैं। वो है प्रशासनिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और सांस्कृतिक कारण। जन विद्रोह को हम किस रूप में बांट सकते हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जन विद्रोह का मतलब होता है बड़े पैमाने पर लोगों की इसमें भागीदारी होना, यानी लोगों के द्वारा किया गया विद्रोह, लोगों के द्वारा अपने विरोध की अभिव्यक्ति, उसको हम कहते हैं जन विद्रोह। और 1757 से 1857 ईस्वी के बीच में इस प्रकार के जो भी पब्लिक रेबेलियन हुए, यानी जो जन विद्रोह हुए, उन्हें हम मुख्यतः दो भागों में बांट करके देख सकते हैं। एक तो है जनजातीय या जिसे हम आदिवासी विद्रोह कहें और दूसरा है किसान आंदोलन। हम अलग से जो व्याख्यान पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि 1757 से 1857 ईस्वी के बीच में जनजातीय विद्रोह पर्टिकुलर किन कारणों से हुए, उन जनजातीय विद्रोह में कौन कौन से विद्रोह हुए थे, उन विद्रोह को किस प्रकार से दबाया गया और बाद के आंदोलनों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार की बात हम किसान आंदोलन के बारे में एक अलग व्याख्यान में करेंगे। हम सिर्फ यहाँ पर ये समझ रहे हैं मोटे तौर पर कि इन जन विद्रोह की बैकग्राउंड क्या था, उनके कारण क्या थे, इनके स्वरूप क्या है, इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो जन विद्रोह को वर्गीकरण हम दो आधारों पर कर सकते हैं। एक तो आदिवासियों के द्वारा किए गए विद्रोह जिनको आदिवासी विद्रोह के नाम से जाना गया, और एक दूसरा है किसान आंदोलन जिनको किसानों के विद्रोह के नाम से जाना गया। जब हम बात करते हैं कि इन जन विद्रोह का स्वरूप क्या था, अर्थात इसको किस रूप में देखा जाए, ज्यादातर जब आप लोग हम धीरे धीरे करके एक एक जन विद्रोह के बारे में विस्तार से जब हम पढ़ेंगे, आदिवासियों के क्लासिफिकेशन के आधार पर इन जन विद्रोह पर अपनी नज़र दौड़ाएंगे और ये किसानों के भी बहुत सारे विद्रोह हुए, तो हमें इसके स्वरूप को समझने में एक आसानी होगी। लेकिन हम जन विद्रोह के जो स्वरूप है उस पर अगर हम कुछ दृष्टि डालें तो कुछ बातें हैं वो हमारे सामने उभर करके आती हैं। देखिए, जितने भी जन विद्रोह हुए, ज़्यादातर जो उसमें जन विद्रोह में भाग लेने वाले लोग हैं उनका नेतृत्व किसी अपदस्थ शासकीय वर्ग ने या परंपरागत भूस्वामी कुलीन वर्ग, जमींदार या जागीरदार ने किया, या आदिवासियों के संदर्भ में भी उन्होंने स्थानीय स्तर पर
कुछ व्यक्तियों ने, उनके मुखियाओं ने उनके आंदोलन को नेतृत्व दिया। लेकिन जितने भी ये जो जन विद्रोह थे, चूंकि ये ब्रिटिश सत्ता को एक चुनौती थे, ब्रिटेन के शोषणकारी अर्थतंत्र के खिलाफ ये एक स्थानीय जनता की एक आवाज थी, जो उन तात्कालिक शोषणकारी व्यवस्था की जो नीतियां लागू की गई थी उससे बड़े दुखी थे, और वो ये चाहते थे कि ये शोषणकारी व्यवस्था है उसका अंत हो जाए और हमें अपना परंपरागत जीवन शैली, परंपरागत शासकीय व्यवस्था के आधार पर हमारी व्यवस्था है उसको बरकरार रहने दिया जाए। तो इस जन विद्रोह में ज़्यादातर जो भाग लेने वाले जो लोग थे वो ज़्यादातर अनपढ़ लोग थे, उनको पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता भी नहीं था। तो इन जन विद्रोह में भाग लेने वाले ज़्यादातर लोगों से संबंधित, क्योंकि जब इस जन विद्रोह में भाग लेने वाले ज़्यादातर लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो अनपढ़ थे, तो उन्होंने अपना कोई लिखित दस्तावेज इन जन विद्रोह की प्रकृति के बारे में नहीं छोड़ा, और जिससे हम ये कह सकें कि इन जन विद्रोह में भाग लेने वाले एक आम समुदाय किसान और आदिवासियों के मन में क्या था, क्योंकि उस समय किसान और आदिवासियों के बीच में ऐसा कोई पढ़ा लिखा नहीं था कि वो लिखित में अपना कोई रिकॉर्ड छोड़े। तो इन जन विद्रोह के, लेकिन दूसरी ओर जिसके खिलाफ ये विद्रोह हुए वो थी ब्रिटिश हुकूमत। ब्रिटिश हुकूमत ने हर विद्रोह के संदर्भ में अपने, आज बहुत सारा स्टडी इसके ऊपर हो रहा है, बहुत सारे सरकारी रिकॉर्ड और अभिलेखों के माध्यम से उन विद्रोह के चरित्र को आज हम समझ सकते हैं। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने सिर्फ अपने मतलब के लिए, सिर्फ अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, और जो जन विद्रोह हुए थे, जो किसानों के विद्रोह हुए थे, आदिवासियों के जो विद्रोह हुए थे, या स्थानीय अपदस्थ शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा जो विद्रोह किए गए, उनको उन्होंने एक अलग प्रकार से उनका संग्रहण किया एक रिकॉर्ड के रूप में। और ऐसा इसलिए किया ताकि वो अपने भारत में ब्रिटिश शासन की वैधता को सिद्ध कर सके, ब्रिटिश शासन की स्थापना को सही ठहरा सके। तो जब इन जन विद्रोह के उस ब्रिटिश काल के डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगे, यानी 1757 से 1857 ईस्वी के बीच में ब्रिटिश सरकार के जो अगर आधिकारिक रिकॉर्ड को देखें, जो आज जगह जगह वहाँ पर वो आधिकारिक रिकॉर्ड है वो हमें आसानी से उपलब्ध भी हो जाएगा, तो सिर्फ हमें ब्रिटिश सरकार का आधिकारिक रिकॉर्ड है वो मिलता है इन जन विद्रोह के बारे में, कि वो जन विद्रोह के दौरान वो ब्रिटिश हुकूमत ने इन जन विद्रोह को किस रूप में देखा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इन जन विद्रोह के बारे में, उस जन विद्रोह के सबसे बड़े तत्व, अर्थात उसमें भाग लेने वाले किसान और आदिवासियों के मन में क्या था, और वास्तव में उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत का जो शोषणकारी जो तंत्र है, जिसके कारण से वो परेशान हो गए थे, जिसके कारण से उनकी परंपरागत जीवन शैली है वो लुप्त हो गई थी, उसको वो किस प्रकार से देख रहे थे, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। रिकॉर्ड इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, और जब पढ़े लिखे नहीं थे तो उनका कोई भी लिखित दस्तावेज इन विद्रोह के बारे में उपलब्ध नहीं होता। जो कुछ भी हमारी जानकारी का जो स्रोत है, वो हमारी जानकारी का जो स्रोत है वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है, ब्रिटिश सरकारी अभिलेख हैं, दस्तावेज हैं, जो कि इन विद्रोह को जब पैदा हुई और इन विद्रोह को दबाने वाले संबंधित ब्रिटिश अधिकारी या अंग्रेज अधिकारी ने एक लिखित में जब उनका विवरण छोड़ा, वो विवरण किस रूप में छोड़ा, क्या उस विवरण में सारी बातों को सही तरीके से रखा गया था, ये एक अलग शोध का विषय है जिस पर निरंतर काम हो रहा है। लेकिन फिर भी आज तक का जो शोध हुआ है इन जन विद्रोह के स्वरूप के संदर्भ में कि ब्रिटिश हुकूमत क्या सोच रही थी, उसके बारे में हम कुछ बातें हैं वो कह सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने जब भी इन विद्रोह को दबाया, या इन जब 1757 से 1857 ईस्वी के बीच में लगातार उनको अलग अलग इलाकों से जन विद्रोह का जब सामना करना पड़ा, तो ब्रिटिश हुकूमत के जो अधिकारी जिनको संबंधित क्षेत्र में उस विद्रोह को दबाने की जिम्मेदारी दी गई थी, या उस समय के जो भी गवर्नर जनरल थे, या उस समय के जो भी बंगाल के गवर्नर जनरल थे, या भारत के गवर्नर जनरल थे, या संबंधित क्षेत्र के कोई भी गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि ये केवल सामान्य कानून और व्यवस्था की समस्या थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं थे। ऐसा नहीं है कि लोग ब्रिटिश शासन से परेशान थे, कि लोगों ने किसी भी हद पर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती नहीं दी। हालांकि इन लोगों ने अपने इलाकों में कानून व्यवस्था के लिए कुछ समस्याएं पैदा की, इसका उल्लेख सरकारी रिकॉर्डों में मिल जाता है। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश हुकूमत है उसके रिकॉर्डों में आज भी यही मिलती है कि 1757 से 1857 ईस्वी के बीच में जो विद्रोह हुए वो केवल एक सामान्य कानून व्यवस्था की समस्या है। वो किसी इलाके विशेष में अलग अलग समय पर वो कानून व्यवस्था की समस्या जब उत्पन्न हुई, कुछ लोगों ने चला करके अपराध, जो परंपरागत अपराधों में लिप्त थे, उन्होंने अपराधों को अंजाम दिया, उन्होंने कुछ इलाकों में लोगों को लूटा, ऐसा कहना है ब्रिटिश सरकार के रिकॉर्ड का। तो ब्रिटिश सरकार के लिए सामान्य कानून व्यवस्था की समस्या थी,
और ब्रिटिश शासन ने जो जन विद्रोह में भाग लेने वाले लोगों को एक सामान्य अपराधी और एक डाकू के रूप में दिखाया। भारतीय लेकिन सामान्य अपराधी और डाकू के रूप में दिखाने के पीछे उनका यह उद्देश्य था, ताकि जब आज हम उन स्रोतों का जब विश्लेषण कर रहे हैं तो हमारे सामने ये नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ऐसे कोई भी रिकॉर्ड नहीं लिखे जिसमें यह कहा कि ब्रिटिश शासन के शोषणकारी चरित्र के कारण से स्थानीय लोगों ने विद्रोह किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ सामान्य कानून और व्यवस्था की समस्याएं थी जो थोड़े समय के लिए किसी अलग अलग क्षेत्र विशेष में अलग अलग समय पर प्रकट हुई, और कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग इसमें शामिल थे जो स्थानीय लोगों की संपत्ति को लूटा करते थे, धन संपदा पर जो लूट करके अपना जीवन यापन करते थे। तो इन अपराधी और डाकू लोगों के द्वारा जो कानून व्यवस्था की समस्या पैदा कर दी गई थी उसको आसानी से दबा दिया गया, और इसको हम किसी भी एक बड़े जन विद्रोह के रूप में इसे नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इन सरकारी रिकॉर्डों में यह भी मिलता है कि जनता है ब्रिटिश शासन से खुश थी। लेकिन ब्रिटिश शासन का जो सरकारी रिकॉर्ड है, आप उसके मंतव्य को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि सामान्य कानून व्यवस्था की समस्या थी, इसमें भाग लेने वाले लोग अपराधी और डाकू थे, और वो तो इन्हें कहते हैं कि ये सिर्फ अपराध थे, ये किसी जन विद्रोह की कैटेगरी में नहीं आते। लेकिन जब बाद में भारत को आज़ादी मिली और इन जन विद्रोह के स्वरूप के बारे में भारतीय इतिहासकारों ने और बहुत सारे इतिहासवेत्ताओं ने और इस क्षेत्र में काफ़ी रिसर्च हुआ, और ऐसा ही रिसर्च है बाद में जैसे रणजीत गुहा ने भी किया, कैथलीन गफ ने भी किया, और इन लोगों ने इन विद्रोह को अलग अलग स्टेप के रूप में विभाजित किया। और रणजीत गुहा ने तो एक बहुत अच्छी बात है इन जन विद्रोह के संदर्भ में कही है। उन्होंने कहा कि जिन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने ये बताया कि ये एक प्रकार के आपराधिक गतिविधियां थी, वो आपराधिक गतिविधियां नहीं थी, बल्कि वो जन विद्रोह के अपने प्रतिरोध को व्यक्त करने के लिए अलग अलग माध्यम थे। हम सबसे पहले कुछ बातें हैं वो जान लेना आवश्यक है कि अपराध और विद्रोह में अंतर क्या होता है। देखिए, अपराध होता है वो गुप्त रूप में किया जाता है, जबकि विद्रोह होता है खुले रूप में होता है। अपराध का एक और लक्षण ये है कि अपराध क्या होता है कि वर्तमान स्थापित सत्ता है उसको कम चुनौती देता है, जबकि विद्रोह में क्या होता है कि स्थापित सत्ता को प्रबल चुनौती है वो दी जाती है, और वो अपनी एक नई व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं या परंपरागत व्यवस्था के साथ है वो लौट जाना चाहते हैं। अपराध में केवल कुछ लोगों की भागीदारी होती है, जबकि जन विद्रोह में बहुत बड़े पैमाने पर एक सामाजिक सहभागिता देखने को मिलती है। तो जब हम 1757 से 1857 ईस्वी के बीच में जो विभिन्न प्रकार के विद्रोह हुए अलग अलग इलाकों से हुए, तो उन्हें हम किसी भी श्रेणी से आपराधिक घटना की संज्ञा में, आपराधिक ये कोई प्रक्रिया थी उसकी श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर लोगों की व्यापक भागीदारी हुई और लोगों ने खुल करके अपनी गतिविधियों का अंजाम दिया, उन्होंने कुछ भी गुप्त रूप से नहीं किया। तो ये एक प्रकार के जन विद्रोह थे, ये सामान्य कानून व्यवस्था की समस्या नहीं थी, ये ब्रिटिश शासन के शोषणकारी चरित्र के खिलाफ स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाला एक सामाजिक असंतोष था, जिसकी अभिव्यक्ति अलग अलग रूपों में देखने को मिलती है। भारतीय लोगों के लिए जो भारत के जो भी रिसर्चर हैं, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों के लिए पुनः स्थापना और सुधारवाद के रूप में थे, अर्थात वो अपनी परंपरागत शासन व्यवस्था के पैटर्न को फिर से लागू करना चाहते थे। आदिवासी ये चाहते थे कि उनके जो संसार में आदिवासी अपने इलाके को अपना स्वयं का एक पृथक संसार मानते थे, और वो किसी भी बाहरी व्यक्ति का या बाहरी संस्कृति की दखल अंदाजी है उसमें पसंद है वो नहीं करते थे। तो भारतीय लोगों के लिए तो ये पुनः स्थापना और सुधारवाद के रूप में थे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने सिर्फ पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के इनको कानून व्यवस्था की सामान्य समस्या कह करके इन जन विद्रोह के पीछे ब्रिटेन का औपनिवेशिक शोषण जिम्मेदार था, इसको पूरी तरह से नकार दिया। अब हम बात करते हैं कि इन जन विद्रोह की अगर हम कुछ मुख्य विशेषताओं की बात करें कि इन जन विद्रोह को हम किस रूप में देख सकते हैं, तो सभी जन विद्रोह हुए 1757 से 1857 ईस्वी के बीच में जो भी जन विद्रोह हुए वो ब्रिटिश शोषण के खिलाफ हुए, और ब्रिटिश शासन का जो आर्थिक जो नीतियाँ थी और भारत की संसाधनों का, भारत के लोगों का ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों के लिए इस्तेमाल किए जाने था, तो इन आर्थिक कारणों ने स्थानीय स्तर की जनता के असंतोष को तीव्रता प्रदान की, उसको वेग प्रदान किया। इसके अलावा इन जन विद्रोह की जो एक और जो बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है, यानी बहुत एक मूलभूत विशेषता है, एक प्रधान विशेषता है, वो ये है कि उन्होंने, जैसा कि मैंने कहा शुरू से,
कि वो बाहरी प्रभाव को अपने जो परंपरागत जीवन शैली है उससे समाप्त करना चाहते थे, और उनका यही उद्देश्य था कि वो पुनः स्थापना के लिए ज़्यादा हुई। इन्होंने ब्रिटिश सत्ता को भारत से पूरी तरह से बेदखल करने के लिए सामूहिक रूप से मिलकर के कोई प्रयास नहीं किया। ये सिर्फ स्थानीय स्तर पर उनकी स्थानीय समस्या कुछ दिनों के लिए घटित हो जाती थी, उसी के खिलाफ उनका एक असंतोष था, उन्हीं के खिलाफ एक प्रकार का विरोध और प्रतिकार था ये इन जन विद्रोह में। तो ये जन विद्रोह की कुछ लिमिटेशंस भी हैं और इसे हम इसकी विशेषता भी कहते हैं। ज़्यादातर जो जन विद्रोह है उनको नेतृत्व स्थानीय वर्ग ने ही किया, और इसमें देखिए कि जितना भी जो जन विद्रोह हो रहा है कि जो जन विद्रोह है इसमें कोई पढ़ा लिखा वर्ग है वो ज़्यादातर इनके साथ नहीं जुड़ रहा है। ये स्थानीय स्तर पर ही लोगों ने अपने सामाजिक असंतोष है उनको हिंसा और लूटपाट के माध्यम से उन्होंने अपने सामाजिक असंतोष है उसको अभिव्यक्त किया। हिंसा और लूटमार का व्यापक प्रयोग है इन स्थानीय स्तर पर खड़े होने वाले जन विद्रोह में देखने को मिलता है। उनको ये लगा कि हमारे आर्थिक शोषण के कारण ये प्रतिष्ठान है, ये कार्यालय है, ये सरकारी अधिकारी है, ये भारतीय अधिकारी जो भी उनके शोषण के जिम्मेदार थे, जिनको वो अपने शोषण के जिम्मेदार मानते थे, जब ये जन विद्रोह हुए तो व्यापक हिंसा और लूटमार की घटनाएं इनमें देखने को मिली। और उन्होंने यानी इन जन विद्रोह में भाग लेने वाले लोगों ने उन्हीं लोगों को अपनी हिंसा का शिकार बनाया जिनको लगता था कि ये लोग इनके शोषण के जिम्मेदार हैं, और इसी के संदर्भ में बहुत सारे अंग्रेज और भारतीय अधिकारियों की हत्या की गई। इसके अलावा इन जन विद्रोह में धर्म का व्यापक प्रभाव है वो देखा गया, मसीह शक्ति का प्रभाव देखा गया। आदिवासियों के बहुत सारे विद्रोह तो सिर्फ किसी चमत्कार की चमत्कार हो जाएगा अगर हम लोग ऐसा विद्रोह करते हैं, या और उनमें से कुछ लोग ऐसे उभर करके आए, एक दो लोग प्रत्येक आदिवासी समुदाय में, जिन्होंने ये कहा कि स्वर्ग से हमें ऐसा आदेश मिला है, एक नए स्वर्गिक राज्य की स्थापना होगी, ईश्वर ने हमें आदेश दिया गया है कि इनको जो बाहर के लोगों को, ये जो आदिवासी लोग हैं, जो जनजातीय लोग हैं, बाहर के लोगों को दिकू कहते थे, दिकू यानी उनको डाकू के रूप में मानते थे, जिन्होंने उनके परंपरागत एक पृथक संसार में हस्तक्षेप कर दिया था, जल जंगल जमीन के अधिकार से उनको वंचित करके उनको ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थतंत्र के अधीन है वो लेकर के आए थे। तो इसमें बहुत सारे धर्म का प्रभाव भी देखने को मिला। मसीह शक्ति के रूप में कुछ लोगों ने कहा कि हमारे पास वो चमत्कारिक शक्ति आ गई है, सिर्फ आप लोगों को हमारा साथ देना है और हम आपको सब प्रकार के जो संकट है उनसे निजात दिला देंगे। तो हम देखेंगे कि जैसे संताल विद्रोह है, या बाद में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ, मुंडा विद्रोह, उसमें भी इसी मसीह शक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव देखा गया, जिसके कारण से ये आदिवासी है, जब एक बार इन्होंने विद्रोह प्रारंभ कर दिया तो ये फिर पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। लाखों के संख्या में काफ़ी आदिवासी है वो मारे भी गए, क्योंकि उनको ऐसे लगता था कि उनके पास में एक चमत्कारिक शक्ति है, उनका मसीहा उनके साथ है। और जब चमत्कारिक शक्ति और मसीहा के प्रभाव के अधीन है, जब उन्होंने बिल्कुल पूरे जोश में आकर के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के साथ टक्कर ली, तो क्योंकि उनके पास सिर्फ एक सिंपल तीर कमान थे, जिसके कारण से काफ़ी संख्या में है वो आदिवासी है वो मारे गए। और ब्रिटिश सरकार ने भी इनको सामान्य कानून व्यवस्था की समस्या बता करके, और जब उन्होंने हिंसा और लूटमार का सहारा लिया तो निवारक बर्बरता के माध्यम से उन सारे आंदोलनों को बेरहमी से निर्दयता के साथ कुचल दिया। लाखों की संख्या में ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए जिसमें हजारों की संख्या में इन आदिवासियों को मारा गया। तो विद्रोह के दौरान इसके अलावा एक और चीज़ है, संगठन और एकता पर भी ध्यान दिया गया था, क्योंकि कोई भी विद्रोह है वो तुरंत प्रकट नहीं हुआ। सबसे पहले स्थानीय स्तर पर तैयारी की गई, और अपने स्थानीय जन समुदाय को, जब भी इन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ऐसे कोई स्थानीय विद्रोह हुए तो उसमें स्थानीय लोगों की व्यापक सहभागिता होती थी, और इसके लिए पहले कुछ रणनीति बनाई जाती थी, किसी संगठन पर काम किया जाता था, और एक नेतृत्व वर्ग है वो तैयार किया जाता था। हालांकि वो नेतृत्व वर्ग है वो स्थानीय स्तर के नेता ही होते थे जिन्होंने इनको एक नेतृत्व प्रदान किया। तो विद्रोह के दौरान संगठन और एकता है उस पर भी ध्यान दिया गया। तो ये इन जन विद्रोह की कुछ विशेषताएं थी। अब हम बात कर लेते हैं कि इन जन विद्रोह की सीमाएं क्या थी। देखिए, जितने भी 1757 से 1857 ईस्वी के दौरान जो भी जन विद्रोह हुए, वो उन जन विद्रोह के साथ इनकी अगर हम लिमिटेशंस की बात करें कि कहाँ थोड़ी बहुत चूक हो गई, तो ये उपनिवेशवाद के वास्तविक स्वरूप को कभी समझ नहीं पाए। उनको ये नहीं समझ पाए कि उपनिवेशवाद का बने रहना उनके निरंतर आर्थिक शोषण का, उनके उत्पीड़न का कारण बनेगा। उनको सिर्फ ये लगा कि स्थानीय स्तर पर अगर कोई आज समस्या खड़ी हो गई है तो आज इस समस्या का निवारण हो जाए, भले ही वो शोषणकारी जो वर्ग है वो बना रहे।
लेकिन वो उपनिवेशवाद के वास्तविक चरित्र को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि उपनिवेशवाद का वास्तविक चरित्र यही कहता था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन का बना रहना ही, और उसी ने जो विभिन्न प्रकार के जो शोषक वर्ग तैयार किए थे, साहूकार और महाजन के जो वर्ग तैयार किए गए थे, अनुपस्थित जमींदारों का जो वर्ग उनके द्वारा जो तैयार किया गया था, ये ही इन किसानों और आदिवासियों के शोषण के लिए बहुत बड़े जिम्मेदार थे। और इन साहूकार, महाजन, अनुपस्थित जमींदार का जो वर्ग है, जिनको ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था में, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में, ब्रिटिश सेना और पुलिस के माध्यम से जो उन्होंने साठगांठ कर लिया था, जिसके कारण से ही इन किसानों और आदिवासियों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ। तो लेकिन ये इस शोषण के वास्तविक चरित्र हैं उसको समझ नहीं पाए, और इसको नहीं समझ पाए इसलिए उन्होंने सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही अपनी समस्या को उठाया, और उन्होंने कभी ये नहीं देख पाए कि ब्रिटिश शासन का वास्तविक चरित्र क्या है। और जब तक इस ब्रिटिश शासन को भारत से समाप्त नहीं कर दिया जाता, तब तक उनके दुखों का कोई अंत नहीं होने वाला है। लेकिन उस समय इन किसानों और आदिवासियों के पास इस प्रकार की कोई राष्ट्रीय दृष्टि, राष्ट्रीय चिंतन नहीं था कि वो उपनिवेशवाद के वास्तविक अर्थ को इन लोगों को समझा सके, क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं वो अपने स्थानीय स्तर पर ही रहते थे, और राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी घटनाएं हो रही है उस प्रकार की कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। तो उपनिवेशवाद के वास्तविक स्वरूप को ये समझ नहीं पाए, ये इनके जन विद्रोह पर बहुत बड़ी एक लिमिटेशंस है। राष्ट्रवाद की भावना का उस समय अभाव था, और क्योंकि ज़्यादातर जो लोग थे किसान और आदिवासी जिन्होंने जन विद्रोह को अंजाम दिया, उनमें ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग नहीं थे। ज़्यादातर लोग धर्म के प्रभाव से बंधे हुए थे, मसीह शक्तियों में विश्वास करते थे, चमत्कारिक शक्तियों में विश्वास करते थे, और इनमें जो इनके जो अपदस्थ शासकीय अधिकारी और परंपरागत भूस्वामी कुलीन वर्ग है, उन्होंने भी इन लोगों की नासमझी का एक प्रकार से फायदा उठाया, और इन्होंने ब्रिटिश शासन के जो शोषणकारी तंत्र है उसको कभी उजागर नहीं होने दिया। उन्होंने लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि जो अपदस्थ शासकीय अधिकारी और कर्मचारी वर्ग है वो तो सिर्फ अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहता था, और वो अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए उन्होंने किसान और आदिवासियों को इस प्रकार से भड़काया कि उन्होंने कहा कि ये तो आपके जीवन मूल्यों पर, आपके आचार विचारों पर, आपकी मान्यताओं पर, और ये एक प्रहार है। जबकि जो किसान, जो अपदस्थ शासकीय अधिकारी कर्मचारी वर्ग है, वो अपनी पुरानी जैसे कि कुलीनता है उसको बरकरार रखना चाहते थे। लेकिन चूंकि उस समय किसान और आदिवासी है, जो जन विद्रोह में भाग लेने वाले लोग, वो स्वयं भी पढ़े हुए लिखे नहीं थे, और वो इस पूरे वास्तविक मर्म को समझ ही नहीं पाए कि ये पुनः स्थापना का जो आंदोलन है वो किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है। तो ये इनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिंता, इनके जन विद्रोह के ऊपर। तीसरा, जैसे कि मैंने कहा कि पूरे के पूरे जन विद्रोह पर मैं बराबर कहते आ रहा हूँ कि ये स्थान विशेष की समस्याओं पर केंद्रित है, यानी इनका कोई एक बहुत बड़ा व्यापक उद्देश्य नहीं था। ये नहीं समझ पा रहे थे कि अलग अलग इलाकों में जो समस्याएं पैदा हो रही है उनके पीछे भी ये ब्रिटिश शासन और इसका शोषणकारी जो वर्ग है वो जिम्मेदार है। साहूकार, महाजन और अनुपस्थित वर्ग, जमींदारों का जो वर्ग है, इसको पैदा ही ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन ने किया है, और ये ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन के आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए बनाया गया एक प्रक्रम है, एक संगठन है, एक संस्थान है। तो स्थान विशेष की समस्याओं पर केंद्रित है। उन्होंने इसका कोई एक व्यापक उद्देश्य और व्यापक दृष्टिकोण है वो सामने नहीं रखा। इसके अलावा इसमें व्यापक और प्रगतिशील उद्देश्यों का भी अभाव है, वो देखने को मिलता है। उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि अगर हम यहाँ से स्थान विशेष शोषणकारी वर्ग को समाप्त करके हम कोई एक नवीन व्यवस्था स्थापित करेंगे जो जनतांत्रिक मूल्यों पर होगी, या उसमें कोई प्रगतिशील दृष्टि हो, ऐसा उनका कोई उद्देश्य नहीं था। वो फिर से अपनी पुरानी व्यवस्था में लौट जाना चाहते थे, और उनको कभी भी कोई दिक्कत नहीं थी कि ब्रिटिश शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में बना हुआ है, अलग अलग इलाकों की समस्याओं के लिए जिम्मेदार है, ये ब्रिटिश शासन है। ये उनको इस बात का आभास ही नहीं था, भान ही नहीं था, और ना पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग ने उनको इस प्रकार का कोई नेतृत्व दिया। और इसके अलावा इसकी पांचवी जो लिमिटेशंस है वो ये भी है कि अन्य क्षेत्रों के साथ समन्वय और तालमेल का पूरी तरह से इसमें अभाव है, वो देखने को मिलता है। क्योंकि अगर उनमें समन्वय और तालमेल होता तो एक बहुत बड़े व्यापक विद्रोह को वो 1857 से पहले भी अंजाम है वो दे सकते थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि स्थानीय शासक वर्ग के हित, स्थानीय समस्याएं, स्थानीय शोषण के कारण से ये जन विद्रोह है वो खड़े हुए, और जब बाद में या तो उनका समाधान मिल गया और समाधान नहीं मिला तो ब्रिटिश हुकूमत ने आसानी से कानून व्यवस्था की एक समस्या बता करके बर्बरतापूर्वक उनका दमन कर दिया। और ये इतना सशक्त दमन किया गया कि बाद में इन इलाकों में, बहुत सारे इलाकों ने, जब 1947 तक जब भारत आज़ाद नहीं हो गया तब तक भी
बहुत सारे लोगों को इस बेरहमी से ब्रिटिश हुकूमत ने उनके विद्रोह को दबाया कि उन्होंने ब्रिटिश शासन का प्रतिकार करने का साहस तक नहीं हुआ। तो ये इस आंदोलन की कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशन है। अब हम बात कर लेते हैं कि इससे संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। तो देखिए, जन विद्रोह जो 1757 से 1857 ईस्वी के बीच में जो जन विद्रोह है, यहाँ से संकल्पनात्मक प्रश्न है और कुछ तथ्यात्मक प्रश्न है वो भी पूछे जा सकते हैं। और संकल्पनात्मक प्रश्न है वो काफ़ी हद तक इस बात को लेकर के पूछे जा सकते हैं कि कई बार आपको ये पूछा जा सकता है कि क्या इन जन विद्रोह का व्यापक स्वरूप था, क्या इनमें राष्ट्रीयता के तत्व थे? तो किसी भी प्रकार के कोई राष्ट्रीयता के तत्व नहीं थे, इनका व्यापक स्वरूप नहीं था। ये किससे संबंधित है? पुनः स्थापना की व्यवस्था से संबंधित है। इनमें कुछ सुधारवाद के लक्षण दिखाई देते हैं, धर्म की प्रधानता थी, मसीह तत्वों की इसमें प्रधानता थी, किसान और आदिवासियों के रूप में इनको रखा जा सकता है। तो हम इसकी अगर कुछ इसके नेचर को अगर हम समझ लें, इसकी हम प्रमुख विशेषताओं को ध्यान में रखें और इनके बैकग्राउंड में कौन से कारण काम कर रहे थे उसको समझ लें, तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है वो आपका किसी भी प्रकार का हो, किसी भी लेवल का हो, किसी भी प्रकृति का हो, आप उसका आसानी से उत्तर दे सकने की स्थिति में होंगे। ऐसी मैं अपेक्षा और उम्मीद है वो करता हूँ। इसी के साथ आज का हमारा व्याख्यान है यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन फिर भी अगर इस व्याख्यान से संबंधित कोई आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले हमारे जो व्याख्यान है वो भी 1757 से 1857 ईस्वी के बीच के जो जन विद्रोह है उसमें पर्टिकुलरली एक व्याख्यान है वो आदिवासी विद्रोह पर केंद्रित होगा और एक व्याख्यान है वो किसान विद्रोह पर केंद्रित होगा। इसकी हम बात अगले व्याख्यानों में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।